हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 यानी सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है। इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीरीज में टोटल 15 सेट है, जिसका डेली एक सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन डनवर। बात करें वीर कुंवर सिंह की, तो इन्होंने 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को बलिया के समीप अंग्रेजों से युद्ध किए, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गए और 24 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंच गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरसा। बात करें 2011 की जनगणना की, तो इसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% था और पुरुष साक्षरता यानी कि मेल साक्षरता 71.2% था और वहीं महिला साक्षरता दर 51.5% था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे साक्षर जिला रोहतास है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 हाजीपुर से मुसरी धरारी तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजीपुर से मुसरी धरारी। वहीं बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग 83 यह पटना से डोभी तक है। NH 83 पटना से डोभी तक है और NH 85 यानी कि 50 यह छापड़ा से गोपालगंज तक है। NH 85 और NH 105 यह दरभंगा से जयनगर तक है। नेक्स्ट है, यह एक गर्म धारा है, तो इसमें गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं बात करें हम्बोल्ट की, तो हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और केनारी यह जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। और प्रभावती देवी ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है? तो नागी पक्षी विहार यह जमुई में है, यह सही सुमेलित है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, यह भी सही सुमेलित है। कांवड़ पक्षी विहार छपरा यह सही सुमेलित नहीं है। कांवड़ पक्षी विहार यह बिहार के बेगूसराय जिला में है और वहीं कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा यह भी सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें कांवड़ पक्षी विहार की, तो इसे 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था और यह बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे। और इस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार। लता मंगेशकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। इसे भी ध्यान में रखिएगा और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो। तो लोकतंत्र व्यक्तिगत सत्ता का अभाव यानी कि
सत्ता व्यक्तिगत नहीं हो, संवैधानिक सरकार हो और विधि का शासन हो, यह सभी लोकतंत्र राजनीति व्यवस्था का द्योतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र की शुरुआत भारत में बिहार राज्य के लिच्छवी गणराज्य से हुई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि का संबंध 1966 से 1969 ईस्वी तक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 3 साल के लिए था। नेक्स्ट है मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्रक। और प्राथमिक क्षेत्रक इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर इसमें क्रम पहले हो जाएगा ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें ग्राम सभा की तो ग्राम सभा ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। वहीं पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की इकाई होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद के प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस विभाजन में कांग्रेस पार्टी नरम दल और गरम दल भागों में बंट गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। पुनः 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में दोनों का पैचअप हो गया, यानी गरम दल नरम दल एक हो गए और 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। नेक्स्ट है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वाक्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये समाजवादी विचार से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, तेजस क्या है? तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस यह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें तेजस की तो तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन मानचित्र कहा जाता है? तो व्हाट्सएप मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को विषयक परक मानचित्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषय परक। इसे थीमेटिक मानचित्र भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, थीमेटिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मानचित्र की तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट है नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवा। और जीवा कार्यक्रम कृषि पारिस्थितिकी दोनों से संबंधित है। वहीं बात करें नाबार्ड की तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है सर्किक मुद्दा भारत और किसके बीच का एक मुद्दा है?
तो सर्करिक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। बात करें सक्रिक की, तो सक्रिक कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से अलग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। वहीं तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी है। नेक्स्ट है, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा फसलों की बुआई से पहले करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसलों की बुआई से पहले। और बात करें न्यूनतम समर्थन कीमत यानी कि एमएसपी, तो एमएसपी सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना अनाज बेच सकते हैं। नेक्स्ट है, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पौधे से कपास के रेशे लेकर उससे सूत काटना और फिर उससे कपड़ा बुनना यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए फॉर्म 6B का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं फॉर्म 6 इसका उपयोग नया वोटर कार्ड बनाने में किया जाता है और फॉर्म 8 इसका उपयोग मतदाता सूची में संशोधन करने के लिए किया जाता है और वहीं फॉर्म 7 का उपयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो अंग्रेजों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पारित किया गया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। इसे प्रतिबंध किया गया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। याद रखिएगा, लागू किसने किया था? लिटन ने, और रद्द किया रिपन ने। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रियाल। और ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भूजल कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूजल। और भारत में लगभग 60 से 65% सिंचाई भूजल से ही होती है। नेक्स्ट है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसे ध्यान में रखिएगा। और आरबीआई द्वारा इस मंदिर को 10 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं।
यह अक्षांश कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण मान बढ़ता है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासिका थी और इसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है? तो माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी LK आडवाणी। वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है मेरी 51 कविताएं संकल्प काल गठबंधन की राजनीति। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड बायोग्राफी और इंडियंस फ्रीडम। और वहीं मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक है चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन। नेक्स्ट है 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? तो 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो द्वारा यह घोषणा पहले 2022 में की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो क्षिप्रा नदी यह चंबल नदी से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी। और बात करें क्षिप्रा नदी की, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर उज्जैन है। यह एक महत्वपूर्ण शहर है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इसी उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी निकहत जरीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकहत जरीन। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है और यह 22वां संस्करण था। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा फर्स्ट के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा फर्स्ट के अधीन ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम कचहरी। और ग्राम कचहरी सरपंच पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए पानालाल घोष। तो पानालाल घोष इनका संबंध बांसुरी से है। पालधार रघु इनका संबंध मृदांग से है। वहीं लतीफ़ खान इनका संबंध तबला से है। और एस बालचंदन इनका संबंध वीणा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार यह 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जनवरी 1948। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसके तहत बर्मा को, पहले म्यांमार का नाम बर्मा ही था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन फर्स्ट है राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, यह कथन सही है। कथन बी है यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, यह भी कथन सही है। कथन सी है इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, यह कथन गलत है। 60 से 79 वर्ष के वृद्धजन को
प्रति माह 400 रुपया दिया जाता है और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो शेर शाह के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सासाराम। और बात करें शेर शाह की, तो इनका बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में हावड़ा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हावड़ा। और वहीं भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन का, इसे ध्यान में रखिएगा, और इसकी कुल लंबाई 1505 मीटर है। और पहले गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था और इसका लंबाई लगभग 1300 मीटर था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो पहली भारतीय मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। और वहीं भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, यह भारत की प्रथम बोलती फिल्म है और इसका निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो इसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। और वहीं पूर्व का वेनिस या कोच्चि को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसमें भूपेन हजारिका पुल या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका पुल। और यह पुल लोहित नदी पर स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और लोहित नदी यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव खाली स्थान में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन के अनुसार भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें डेट की, तो पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो विक्टोरिया मेमोरियल हम कोलकाता शहर में पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। बात करें विक्टोरिया महल की, तो इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित जीव या फीता कृमि और प्लेनेरिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूना पत्थर से संदूषित समान नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों का अपनाया जाना चाहिए? तो चूना पत्थर से संदूषित समान नमक के आदि जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण पृथक्करण विधियों को अपनाना जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नायु या न्यूरॉन।
और वहीं किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट है, चालन में माध्यम के कण खाली स्थान होते हैं। तो चालन में माध्यम के कण केवल एक मध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः होती है। तो पुरुष और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः 20 और 15 mm होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को द्विविखंडन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विविखंडन। और मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। तो किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत खाली स्थान रखा जाना चाहिए। तो एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान घटता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। और इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, दूध का दही जमना और मोमबत्ती का जलना। वहीं बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो पदार्थ में होने वाला यह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पानी का जमना, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो कैथोड या एनोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बात करें कैथोड किरणों की, तो इसका गुण होता है यह कैथोड किरण गैस आयनित हो जाती है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है और कैथोड किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है और तीक्ष्ण छाया बनाती है। नेक्स्ट है, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कथन है, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं। यह कथन सही है। कथन बी है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस में बदल देता है। यह कथन गलत है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह भी कथन सही है। कथन डी है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में बदल देता है। यह कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग खाली स्थान को तैयार करने के लिए करते हैं। तो पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। नेक्स्ट है, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग होगा। तो समय 10 सेकेंड और मंदन यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेग का फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ v 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग यानी कि u हमको निकालना है, तो u प्लस मंदन हो जाएगा 5 माइनस 5 और t हो जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 50
मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, किस जंतु में पक्षपात का अवशेष पाया जाता है? तो अजगर में इसमें पक्षपात का अवशेष पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अजगर यह सरीसृप वर्ग का जीव है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती? तो इसमें घेंघा बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घेंघा रोग या आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। वही बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया या मादा एनोफ्िलीज मच्छर से होने वाला रोग है। और डेंगू या एडिज मच्छर से होने वाला रोग है। और वहीं हाथी पाँव या क्यूलेक्स मच्छर से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलाडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बात करें उत्प्रेरक की, तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थित मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है, जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो जैवमंडल में जैविक घटकों में से हरे पौधे को उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरे पौधे। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज या डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोज। और जो कार्बोहाइड्रेट जल में अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। इसमें लैक्टोज और सुक्रोज डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता? तो गोबर गैस इसका उपयोग घरों में प्रकाश करने में, खाना पकाने में, इस सभी में होता है। यूरिया के निर्माण में गोबर गैस का उपयोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें बिलियन की सांद्रता बराबर हो जाएगा 31/320 + 31 × 100। तो यह प्रतिशत हो जाएगा 8.83%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर 45 डेसिबल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, यहाँ ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल में क्या परिवर्तन होगा? तो 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह जरौथ के नियम के कारण होगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान 0 केल्विन के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 केल्विन। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑर्नॉल प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्नॉल। और यह कम भार वाला मुलायम गर्म ऊन का कृत्रिम प्रारूप है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।